Dear students, welcome back to the lecture of computer network. हम लोग बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर और उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। मेनली मीडिया के ऊपर हमारे लेक्चर चल रहे थे और अनगाइडेड मीडिया जितने भी वायर्स हैं उन सभी को हमने कवर किया है। तीन तरह के वायर मेनली वहाँ पे हमने कवर किए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर के थ्रू अगर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो वाईफाई वायरलेस जितना भी हमारा मीडिया है उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा टूल एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग के हाथ में है कि हम बिना किसी मीडिया का इस्तेमाल किए हुए एयर के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं और इसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो मेनली अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले रेडियो वेव्स होते हैं, बहुत ही बहुमूल्य वेव्स हैं रेडियो वेव्स और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग इनका अभी तक करता आया है और करता रहेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा बचपन से हम लोग रेडियो सुनते आए हैं, तो हम इन्हीं वेव्स के ऊपर उस रेडियो के जितने भी ट्रांसमिशन हैं वो हम सभी सुनते आए हैं, चाहे वो न्यूज़ की बात हम कह लें या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स हम वहाँ पे सुनते थे पहले भी और आज भी सुनते हैं। और उसके अंदर लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो वो उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या कैटेगरी एग्जैक्टली हैं और किस किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो वेव्स में भी कई तरह की जो वेव्स हैं वो कई तरह की हैं। जैसे हम लो फ्रीक्वेंसी से चालू कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इस तरह की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाती है उसी तरह से उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमेशा चेंज होते चले जाते हैं। और यहाँ पे हम उनके फिगर देख रहे हैं, डिफरेंट तरह की प्रोपेगेशन का यूज़ हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को लेके कर सकते हैं। और इस तरह का कुछ हमारा एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली दिखाई देता है कि अर्थ सरफेस जो है उसका थोड़ा कर्वेचर भी है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कर्वेचर के ऊपर किस तरह से हम डेटा का ट्रांसफर एटमॉस्फेयर का यूज़ करते हुए कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोपेगेशन जो यहाँ पे होते हैं वेव्स के वो किस तरह से होंगे। तो ग्राउंड प्रोपेगेशन कैसे होता है कि यानी कि ग्राउंड के ऊपर कुछ वेव्स ट्रेवल जब करेंगी तो वो कैसे करेंगी, या फिर दूसरा प्रोपेगेशन स्काई प्रोपेगेशन होता है तो जब एग्जैक्टली स्काई में से होके वेव्स जाएंगी इस तरह से कुछ आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आ जाती हैं, इस तरह से कुछ होता है। तो स्काई प्रोपेगेशन कैसे होता है, या फिर लाइन ऑफ साइट की हम धरती के ऊपर ही अगर बहुत डिस्टेंस पे दो पोल खड़े कर दें और उनके बीच में हम डिफरेंट रेज का आदान प्रदान हम यहाँ पे कराएं। तो हम यहाँ से चालू करते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या मीडियम फ्रीक्वेंसीज होती हैं 3 to 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज में अगर हम कहें तो वो उनका उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है चूंकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी है तो उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कई बार किलोमीटर तक भी हो सकती है या उससे कुछ कम, हम मान लेते हैं कि मीटर तक चलो हो सकती है। और ये पर्टिकुलर जो मीडियम रेंज की फ्रीक्वेंसी या लो रेंज की फ्रीक्वेंसीज हैं इनके थ्रू अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो इसका प्रोपेगेशन ग्राउंड प्रोपेगेशन कहलाता है। यानी कि अर्थ की सरफेस के साथ जैसे जैसे कर्वेचर, चूंकि हमारी धरती गोल है तो जैसे जैसे ये कर्वेचर इस तरह से धरती कर्व होती चली जाएगी उसी तरह से ये वेव भी उसी के ऊपर लेट के एग्जैक्टली चलती है। और जितने भी रास्ते में अगर कोई हिंड्रेंसेस वगैरह आते हैं तो पहली बात तो जितनी भी रेडियो वेव्स हैं ये हिंड्रेंसेस को मानती नहीं है, दे कैन क्रॉस वॉल्स वॉल्स वगैरह को बड़ी आसानी से ये क्रॉस कर जाती हैं। और कहीं भी आपने देखा होगा आप रूम में बैठे हैं और वहां पे आपका फोन आ जाता है तो ये बड़ी आसानी से डिफरेंट तरह के हिंड्रेंसेस को क्रॉस 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 कर लेती हैं। और हिल्स वगैरह को भी इसी तरह से, या दूसरे कुछ हिंड्रेंसेस अगर ट्रीज वगैरह या इस तरह की कुछ चीज आती हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, किलोमीटर की भी है। तो एग्जैक्टली हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पैर जो है वो लेंथी हो, बहुत बड़े बड़े पैर जिसके हों, वो आसानी से बड़े बड़े हिंड्रेंसेस को क्रॉस कर सकता है। तो इसी तरह से वेवलेंथ लंबी होने की वजह से ये डिफरेंट
जो हिंड्रेंसेज हैं उनको क्रॉस करके आगे धरती के ऊपर आगे बढ़ सकती है, और हम हजारों किलोमीटर तक इनका इस्तेमाल एग्जैक्टली धरती के ऊपर ही कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरह की वेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज या फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, VHF या HF इनको बोलते हैं। ये 30 to 300 मेगाहर्ट्ज तक एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी इनकी होती है जब हम इनको ट्रांसमिट करते हैं। थोड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है। 1 मीटर या कुछ उससे भी छोटी यहाँ पे वेवलेंथ हो सकती है, 1 सेंटीमीटर तक भी वेवलेंथ हो सकती है। और जब वेवलेंथ इसकी छोटी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो इसकी टेंडेंसी जो वेव की है वो चेंज हो जाती है। दिस पर्टिकुलर वेव्स यूज स्काई प्रोपेगेशन। तो जब भी हम यहाँ से अगर ट्रांसमिशन उसका करते हैं तो ये स्काई की तरफ जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। और स्काई में हमें पता है कि ऊपर की तरफ डिफरेंट स्फीयर्स आर देयर, बहुत सारे स्फीयर हैं। और अगर हम टॉप लेयर की बात करें तो वहाँ पे आयनोस्फीयर है जिसमें कि आयंस बने रहते हैं, लेकिन ये उस पर्टिकुलर आयंस की वजह से उस आयनोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं वेव्स, और ये उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के ऊपर आ जाती हैं। तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि धरती से अर्थ के सरफेस से लगा के और आयनोस्फीयर तक जितना भी एरिया है वो सभी एरिया इसके ट्रांसमिशन के द्वारा हम कवर कर सकते हैं। यानी कि वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन अर्थ सरफेस एंड आयनोस्फीयर एनीवेयर बाय दीज पर्टिकुलर वेव्स। तो बहुत ही बहुमूल्य वेव्स हैं। और एक खास बात इनकी ये है, चूंकि ये रिफ्लेक्शन होके आयनोस्फीयर से इतनी हाइट से रिफ्लेक्शन होके वापस आ रही हैं, तो वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय दिस पर्टिकुलर वेव्स। बहुत लंबी दूरी, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो दूरियां हैं, यानी कि अगर हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे अगर हम एशिया से यूरोप या अमेरिका या इस तरह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह, या हम श्रीलंका से ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं पूरी इंडिया के लिए, जैसे सिलोन, रेडियो सिलोन आप लोगों ने सुना होगा, तो इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम नॉर्मली इस तरह का VHF या HF यूज करके हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो स्काई प्रोपेगेशन ये पर्टिकुलर वेव्स यूज करती हैं, और बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक हम रिफ्लेक्ट करके इनको आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पहुंच सकती है। उसके बाद अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आती है, इसके प्रोपेगेशन भी स्काई प्रोपेगेशन होता है, और इसका भी हम इसका इस्तेमाल इसी तरह से एग्जैक्टली करते हैं। तो आज के टाइम में हम ज़्यादा इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो UHF रेंजेस का कर रहे हैं, और हमारे जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, सेल फोन की टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो भी इनका UHF का ही इस्तेमाल एग्जैक्टली करती है। और जो हम डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रम जो मोबाइल सेल टेक्नोलॉजी के लिए दिए जाते हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर रेंजेस के अंदर 4G 2G 3G 4G वगैरह इन्हीं के अंदर एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वेव्स आती हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ाएं तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में जब इसका प्रोपेगेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोपेगेशन हो जाता है इस तरह की वेव्स का, वो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कहलाता है। यानी कि अब ये सीधी रेखाओं में चलती है। एक खास बात यहाँ पे ये है कि रेडियो वेव्स जो थी, लो फ्रीक्वेंसीज, मीडियम फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं सभी। यानी कि अगर हम ट्रांसमीटर लगाएं तो वो ट्रांसमीटर से निकलने वाली जो वेव्स होंगी वो 360 डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन माइक्रोवेव की जब हम बात करते हैं और वो लाइन ऑफ साइट काम करती है तो वो यूनि डायरेक्शनल हो जाती है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही चलेगी, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए फिर हमें एक एंगल उसका सेट करना होगा। जो भी हम अगर पर्टिकुलर हम एंटीना लगाएं उसके ऊपर हम जो भी हम अपना ट्रांसमिशन इस तरह से करेंगे वो एक लाइन ऑफ साइट पे काम करेगा एग्जैक्टली। अगर यहाँ से हम और सीधी रेखा में इधर हम कोई ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह से लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जब हम माइक्रोवेव की बात करते हैं तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी ये यूज करती हैं, यानी कि 3 to 30 गीगाहर्ट्ज की रेंज में लगभग इनका ट्रांसमिशन होता है। तो वेवलेंथ इनकी बहुत कम हो जाती है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से ये किसी भी हिंड्रेंसेस को क्रॉस नहीं कर पाती। यानी कि अगर इनके बीच में कोई भी चीज आती है
तो अब ये उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम इनसे अगर ट्रांसमिशन कराते हैं तो बीच में किसी भी तरह के हिल्स या फिर ट्रीज वगैरह, कोई भी वेजिटेशन या और कोई भी बिल्डिंग वगैरह अगर बीच में आती है तो फिर आपका जो ट्रांसमिशन होगा वो फेल हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट का जब हम यूज करते हैं तो दो तरह से हम एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव्स का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है टेरेस्ट्रियल वे ऑफ माइक्रोवेव्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जब हम जमीन के ऊपर ही लॉन्ग डिस्टेंसेस में इस ट्रांसमिशन को करते हैं। तो 3 to 30 गीगाहर्ट्ज की अभी हमने बात की, उसमें हम कराते हैं और विजुअल होराइजन पे हम एग्जैक्टली इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जब हम पोल को धरती की कर्वेचर के ऊपर ही, जैसे हमने यहाँ पे दो पोल हम देख रहे हैं, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, तो एक पे अगर हम यहाँ से ट्रांसमिशन करते हैं तो दूसरा एग्जैक्टली अगर इसको यहाँ पे रिसीव कर सकता है तो इसको हम टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन बोलेंगे। यानी कि धरती के ऊपर ही हमने दो पोल लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर लगा के और हमने ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कर लिया। इस तरह के ट्रांसमिशन की आपने देखा होगा कि जो नेशनल टीवी हमारा पहले चलता था और रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर लगे रहते थे, तो वो नेशनल टीवी के लिए लगे रहते थे। तो जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में इस तरह के ट्रांसमिशन को भेजते थे तो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन का यूज करते थे। तो इसमें हमें एक खास बात ये देखनी होगी कि कर्वेचर की वजह से हम इसकी हाइट, जो पोल की हाइट है वो हमें ज़्यादा रखनी होगी और ये डिस्टेंस हमें थोड़ा कम रखना होगा। एग्जैक्टली अगर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन हम करें तो मैक्सिमम जो होराइजन हम रख सकते हैं यहाँ पे 64 किलोमीटर तक हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं और पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हमें उस जो वे हमारी है उसको हमें भेजना होगा। वरना तो जो सरफेस की कर्वेचर है, अर्थ की कर्वेचर जो है वो बीच में आ जाएगी और ये एग्जैक्टली वेव जो है उससे टकरा के ये रुक सकती है। इसके बाद हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसी पर्टिकुलर वेव का यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं। और चूंकि अगर हम पावर बढ़ाते चले जाएं वेव्स की तो ये वेव्स फिर इस आयनोस्फीयर से टकरा के वापस नहीं आएंगे। हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाएं तो फिर ये इस आयनोस्फीयर को भी क्रॉस करके इससे ऊपर निकल जा सकती हैं। और इसके ऊपर अगर हम हमारा सैटेलाइट लगा हुआ है तो वहां तक हम इसको पहले भेज सकते हैं और फिर जो सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर हैं वो उसको रिसीव करके वापस अर्थ के ऊपर वहां से भेजेंगे। तो इस तरह से हम इन्हीं वेव्स के थ्रू, चूंकि ये आयनोस्फीयर को क्रॉस कर सकती हैं, लाइन ऑफ साइट काम करती हैं, तो कितने भी किलोमीटर तक हम लाइन ऑफ साइट इनको भेज सकते हैं। तो आसानी से हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कराते हैं। नॉर्मली सी बैंड का यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, 4 to 8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वेव्स, माइक्रोवेव्स जो है वहाँ पे काम आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाएं और 1 टेराहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली अगर हम पहुंचाएं तो फिर इनको हम इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं, जो कि बहुत वीक हो जाती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के ही काम आ सकती है। ये पर्टिकुलर वेव्स किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर ही हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने टीवी के अंदर रिमोट का यूज करते हैं, वीसीपी टीवी या डिफरेंट तरह के जो हमारे हमारे इक्विपमेंट हैं उनके रिमोट के लिए हम नॉर्मली इसका यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कराते हैं। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट काम करती है और अगर बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन करते हुए कोई आ जाता है तो ये फिर काम नहीं करते। तो इस तरह से अनगाइडेड मीडिया डिफरेंट तरह के वेव्स को फॉर्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली हमने इतनी सारी जो चर्चा की डिफरेंट तरह की वेव्स यहाँ पे हैं, तो दीज वेव्स फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये सारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती हैं और हमारे स्पेक्ट्रम में किस किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहाँ से राइट से हम चालू करें तो ये यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी से चालू करता है, यानी कि हर्ट्स 1 हर्ट्स या 1 किलो हर्ट्स से लगभग हमारी वेव्स जो है यहाँ से चालू हो जाएंगी
तो जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे लेफ्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर की वेवलेंथ लगभग ब्रॉडकास्ट बैंड जो यहाँ पे है, या हम लो फ्रीक्वेंसीज की जो बात कर रहे थे वहाँ पे, उसकी वेवलेंथ वो यहाँ पे चित्र के द्वारा भी देखो दिखाया गया इस तरह से, यानी कि 1 किलोमीटर तक ये वेव इस तरह से जाती है। तो बड़ी आसानी से इसीलिए ये हिंडरेंसेस को क्रॉस कर जाती है। कोई पेड़ वगैरह है या कोई बड़ा पर्वत है तो बहुत आसानी से उसके ऊपर से ये कर्वेचर के ऊपर चूके चलती है, और ग्राउंड प्रोपेगेशन का यूज करती है तो बड़ी आसानी से उसके ऊपर चल के जा सकती है। जैसे हमने पुराने टाइम में देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा राक्षस जो है चला जा रहा है तो बड़ी आसानी से वो सारी चीजों को क्रॉस कर लेगा। तो उसी तरह से चूंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो ये किसी भी हिंड्रेंसेस को क्रॉस करती हुई चली जाती है, तो किलोमीटर्स के आसपास हो सकती है। फिर रेडियो वेव्स बहुत सारी आती हैं, और रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होती है हमने बताया। और इनकी जो प्रोपेगेशन है वो ग्राउंड प्रोपेगेशन पहले होती है, और फिर जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाते हैं तो फिर एयर प्रोपेगेशन हो जाती है, और लास्ट में लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी हो सकती है। तो इसी तरह से उनकी जो वेवलेंथ है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ उसकी कम होती चली जाएगी। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 12th में, v इक्वल्स टू एल लैम्डा, तो उससे हम इसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ये वेव्स जो हैं ये जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वीक होनी चालू हो जाती हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाने से यहाँ पे माइक्रोवेव्स आ जाती हैं जो कि लाइन ऑफ साइट पे एग्जैक्टली काम करती है। अभी हमने बात की कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन इससे हम कर सकते हैं। रेडियो वेव्स यहाँ पे वीएचएफ यूएचएफ या फिर एचएफ होती हैं, और इनसे हम स्काई प्रोपेगेशन पूरा ले सकते हैं। स्काई प्रोपेगेशन में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एग्जैक्टली हम करा सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रे covers all the area between earth surface and upper surfaces of the atmosphere। रडार वगैरह इन्हीं को यूज करते हैं, या फिर जितने हमारे रेडियो बैंड हैं, एएम बैंड है या एफएम बैंड है, वो सभी इन्हीं को यूज करते हैं। हमारे जो सेल फोन है वो भी इन्हीं को यूज करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर्ट्ज से चालू हुई और किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक ये चली जाती है। उसके बाद माइक्रोवेव गीगाहर्ट्ज तक चली जाती हैं। और अगर हम फिर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएं, यानी कि टेराहर्ट्ज की रेंज में हम लगभग चले जाएं, तो यहाँ पे फिर इंफ्रारेड रेज बननी चालू हो जाती हैं। उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम हो जाती है, लगभग नैनोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। इसीलिए ये किसी भी हिंड्रेंस को क्रॉस नहीं कर पाती। दे फॉल ऑफ वॉल्स, अगर दीवार से टकरा के वो गिर जाती है। और इसीलिए हम एक रूम के अंदर ही इंफ्रारेड को यूज करते हैं। इसीलिए हम जितने भी हमारे रिमोट हैं वो इसी के ऊपर बनाते हैं, और एलईडी से जनरेट करते हैं हम इसको, क्योंकि ये विजिबल, ये लाइट के आसपास का क्षेत्र आ जाता है। ये यहाँ पे एग्जैक्टली विजिबल लाइट जो हम घरों में यूज करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देख रहे हो। इंफ्रारेड एक साइड में होती है और एक साइड में अल्ट्रारेड यानी कि यूवी होती है, और एक बार में एक तरफ इसके आईआर होती है इंफ्रारेड, और इसके बीच में पूरा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से लगा के 400 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आ जाता है। उसके ऊपर की रेज जो है इनको नॉर्मली हम नॉर्मल यूज के लिए नहीं रखते हैं, ये स्पेसिफिक यूज के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं तो कुछ पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर हम इनका यूज कर सकते हैं। या फिर एक्सरे, तो बहुत ज़्यादा आपने देखा कि हम एक्सरे लेने के लिए अगर हड्डी वगैरह कहीं पे ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो उसको देखने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। या गामा रेज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह के जो बड़ी बड़ी पटरियों में, रेलवे पटरियों में, या कहीं किसी दीवारों में, बड़ी दीवारों में कुछ फ्रैक्चर आ जाते हैं तो उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मिक रेज भी इसी तरह से डिफरेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में यूज की जाती हैं। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाईं तरफ का जितना भी क्षेत्र ये है,
ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, नॉर्मल इस्तेमाल हम इसका नहीं करते क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं ये सभी रेज। और जो राइट हैंड साइड में विजिबल स्पेक्ट्रम के राइट हैंड साइड में जितना भी है, ये सभी हमें हार्म नहीं पहुंचाती है, और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नॉर्मली कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड्स एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा पूरा स्पेक्ट्रम है क्या क्या फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हमारा है, किस किस तरह की वेव्स यहाँ पे फॉर्म करता है। अगर हम लो या मीडियम फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो एएम रेडियो पहले हमारा चलता था, तो लगभग उसकी जो वेव लेंथ थी वो 100 मीटर के आसपास की थी, 10⁻² मीटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर लगभग उसके आसपास ये काम करते थे। और जो एनर्जी है वो 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी हमें इनके ट्रांसमीटर्स को देनी होती थी। ऐसे ही एफएम की बात करें, जो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अब करते हैं, एएम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी किस तरह के कंसेप्ट हैं ये, और इनका मॉड्यूलेशन क्या कैसे होता है और क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था रेडियो के अंदर जो यूज होता था पहले, उसके अंदर डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा आते थे, इसीलिए चूंकि वो एम्पलीट्यूड को लेके मॉड्यूलेशन कराया गया था। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, चूंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है तो इसके अंदर डिस्टरबेंसेस थोड़े कम आते हैं। लगभग 1 मीटर इसकी वेवलेंथ है, और 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर लगभग ये काम करता है। 10⁻⁻7 की वोल्टेज इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। रडार के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज यूज होती है उसमें 0 से 1 मीटर के बीच की 0.1 मीटर के बीच लगभग जो उसकी वेवलेंथ है वो हम इस्तेमाल करते हैं। 1000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ऐसे माइक्रोवेव्स जो रडार हैं ये सारे रेडियो वेव्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारे रेडियो वेव्स हैं यहाँ तक के। और उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाते हैं। 10⁻²मीटर की इसकी लगभग वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, और 10⁻10 हर्ट्ज के ऊपर ये काम करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर रेंज को मेगाहर्ट्ज की रेंज से कुछ ज़्यादा ये चली जाती है। इसके बाद इंफ्रारेड जो है वो टेरा हर्ट्ज की रेंज में चला जाता है, ये जीबी की रेंज में चला जाता है, गीगाहर्ट्ज की रेंज में चला जाता है। और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो है वो भी इसी तरह से आगे हमने अभी उसके अंदर देखा कि उसके आगे फिर अल्ट्रावायलेट या फिर एक्स रे या फिर गामा रेज, और इस तरह से इनकी जो वेवलेंथ है वो घटती चली जाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और इससे हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। हाउ वेव्स आर क्रिएटेड इन एटमॉस्फेयर, कैसे हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वेव्स को क्रिएट करते हैं। तो हम नॉर्मली हमें पता है कि जब हम बोलते हैं तो किसी भी सामने वाले व्यक्ति को एटमॉस्फेयर में से होते हुए ही हमारी आवाज़ एग्जैक्टली सुनाई देती है। तो कैसे सुनाई देती है, क्योंकि हमारा हमारे और जो जो सुनने वाला है रिसीवर जो भी है उसके बीच में एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर है उसके मोलिक्यूल्स डेंस पैक्ट भरे रहते हैं। ये गैसियस फॉर्म में है पूरा, और उसके गैस के अंदर जो डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट जो गैस हैं उसके मोलिक्यूल्स भरे रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या सल्फर है, डिफरेंट तरह की गैसें यहाँ पे होती हैं, और उनके मोलिक्यूल से ये डेंस पैक्ट एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एयर का रहता है, और उसमें ये डेंस पैक्ट रहता है। तो जब हम अपने मुंह से या किसी भी एनर्जी सोर्स से इसको एनर्जी देते हैं तो दीज मोलिक्यूल्स कांट मूव, वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बल्कि वहीं पे क्या करते हैं वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग दे वाइब्रेट एट देयर पर्टिकुलर एक्सेस। वहीं पे वो क्या करते हैं, वहीं पे टू एंड फ्रो एक्सेस, अपनी एक्सेस पे वहीं पे वाइब्रेशन उनका चालू हो जाता है। तो कैसे एग्जैक्टली क्या क्या होता है वाइब्रेशन, इस तरह से होता है कुछ जैसे पेंडुलम काम करता है, कि अगर पेंडुलम अपने एक्सेस पे है उसको हम एनर्जी दें कि हम एक साइड में ले जाके उसको छोड़ दें, तो ये पेंडुलम टू एंड फ्रो जाना चालू हो जाएगा, यानी कि एक बार ये लेफ्ट साइड में पूरा जाएगा और फिर राइट साइड में पूरा ये जाएगा। इसको हम इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि जितनी एनर्जी दी गई उसको उसके अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है, यानी कि कितनी दूरी वो एक साइड में तय करेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम एग्जैक्टली एक साइन वेव से इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सेस पे ले रहे हैं और हम इसके एक्स एक्सेस पे हम टाइम ले रहे हैं,
तो इसका एम्पलीट्यूड इस तरह से यहाँ से हम ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली कितनी दूरी तक हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। और जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड और एक दूसरे एम्पलीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये एग्जैक्टली इतने वेवलेंथ पे हमारी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो कुछ इस तरह से हमारी वेव ये यहाँ पे बन जाएगी और ये ट्रेवल करेगी। जब हम एग्जैक्टली किसी सोर्स से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ पे जनरेट कराते हैं तो कुछ इस तरह से वो प्रोपेगेट करेगी आगे की तरफ, और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली वहीं पे बने रहेंगे, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती चली जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो इसको जो दो ट्रफ के बीच की दूरी है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं, और जो दो क्रस्ट की दूरी है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पे एक डिस्टेंस पर्टिकुलरली ये वेव कवर करती जाती चली जाती है। और अगर हम यहाँ पे हमें इसका टाइम पीरियड पता है, अगर हम इसकी पर्टिकुलरली एक साइकिल की बात करें, यानी कि अगर जैसे ये हम एक पेंडुलम की बात करें, यहाँ से चल के जब ये सेंटर में जाएगा और फिर ये दूसरी साइड में जाएगा और फिर जब वापस ये एक्सिस पे आएगा तब तक इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो एक साइकिल यहाँ से जीरो से चल के और इस तरह से क्रॉस से होता हुआ फिर जीरो लाइन से होता हुआ एक्स लाइन से होता हुआ और ट्रफ से होता हुआ यहाँ पे जाके एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसको हम अगर इस यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम टी कहते हैं, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन का एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसको हम टी कहते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल एक सेकंड में बन रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज के बराबर होगी। तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है कि उसका साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। तो उसका टी एक सेकंड का है। यहाँ पे कुछ यूनिट्स देखते हैं फिर ये किस तरह से इसकी यूनिट्स यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पीरियडिक टाइम हम कह रहे हैं अगर, और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यूनिट अगर सेकंड है पीरियडिक टाइम की, एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 हर्ट्ज के बराबर वो हो जाएगा। उसके बाद मिली सेकेंड की अगर बात करें कि अगर पीरियडिक टाइम 10⁻³ को मिली सेकेंड कहते हैं, तो अगर मिली सेकेंड टाइम है, टाइम पीरियड जो है उसका मिली सेकेंड में है, तो फिर किलो हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगी, चूंकि 1/t होती है। उसके बाद अगर उसका टाइम पीरियड जो है वो माइक्रो सेकंड का है, 10⁻⁻6 सेकंड्स का है, तो फिर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 10⁻6 हर्ट्ज के आसपास यानी कि मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद 10⁻⁹ नैनो सेकंड में अगर उसका पीरियडिक टाइम है, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्ज में कैलकुलेट होगी। 10⁻9 को हम गीगा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10⁻12 सेकेंड्स के अंदर अगर टाइम पीरियड उसका इतना फास्ट साइकिल है, तो फिर पिको सेकेंड्स ये है, और इसको हम टेरा हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हो जाएगी। तो इस तरह ये बढ़ती चली जाती है। अब हम प्रोपेगेशन एग्जैक्टली देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या पार्ट होते हैं और वो किस तरह से प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से होती है और इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और फिर उससे दोनों से मिला के एक वेव बनती है जिसका कि प्रोपेगेशन उन दोनों के 90 डिग्री पे होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वेव का डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस में है और अगर जो हमारी मैग्नेटिक वेव है उसका अगर z एक्सिस में है, तो जो हमारा प्रोपेगेशन है वो हमारा x एक्सिस में हो रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रोपेगेशन यहाँ पे हो जाएगा। x y z 3 डायरेक्शन नॉर्मली होती हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारा y डायरेक्शन में है, ये हमारा z डायरेक्शन में है, तो ये हमारा x डायरेक्शन में प्रोपेगेशन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये अभी एग्जैक्टली हमने देखा ही किस तरह से वाइब्रेशन से
या एनर्जी जब हम इसको देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पर्टिकुलर एनर्जी से हम जनरेट करते हैं, तो इस तरह के हम वहाँ पे प्रोपेगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन करा सकते हैं। ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर पिक्चर इसकी है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से एग्जैक्टली बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक पर्टिकुलरली क्रिएट हो रहा है। तो डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इसको इस्तेमाल करने के लिए, हम इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इन दोनों के 90 डिग्री पे जो हमारा वेव है वो प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इसको फिर भेज देते हैं। और इसी ट्रफ या फिर क्रस्ट के बीच की दूरी को हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। तो जितना हमारा वेवलेंथ बढ़ता ज़्यादा होता है, उतना प्रोपेगेशन जो है उसका हम डिफरेंट तरह के प्रोपेगेशन अभी देख ही चुके हैं कि किस तरह से ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन, या फिर लाइन ऑफ साइट, या फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोपेगेशन, डिफरेंट तरह के प्रोपेगेशन उसके वेवलेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली और क्लियर इसको दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं स्टोर्ड इन द प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स के बनेंगे, और उसके बीच में जो स्पेस बचेंगे, वहीं से एग्जैक्टली वो जो वेव्स हैं उनका फॉर्मेशन आगे बढ़ने के लिए होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री पे हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है इस तरह से, हमारे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो चूंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एनर्जाइज हो जाएंगे, और उनकी जो हमने एनर्जी डिफरेंट तरह की वहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम देते हैं एटमॉस्फेयर को, उसकी वजह से इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिबिट्स synodite variation of electrical and magnetic field in space। तो यहाँ पे हम सिंगल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जीबिशन एक तरीके से यहाँ पे है, जो कि साइन वेरिएशन को यहाँ पे एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस से बनता है। तो ये अभी हमने देखा ही था कि इस तरह से यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के जो हमारी फ्रीक्वेंसी हैं, हर्ट्ज से चालू करके 10⁻³ को हम किलो हर्ट्ज कहते हैं, 1000 किलो के बराबर होता है। 10⁻6 को मेगा कहते हैं, 10⁻9 को हम गीगा कहते हैं, और 10⁻12 को हम टेरा कहते हैं। और इनसे ही कई बार हम जो हमारी बैंडविड्थ होती है उसको भी हम कहते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो kbps की स्पीड है, या फिर वो mbps की स्पीड है। वो 10⁻6 है तो वो mbps की स्पीड होगी, अगर वो 10⁻9 है तो वो gbps की स्पीड होगी, या फिर 10⁻12 है तो tbps की स्पीड होगी। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंट हमारी यूनिट्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं। स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली हम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम विद फ्रीक्वेंसी बैंड, ये अभी हमने पहले देखा भी था कि जब हम एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, लो फ्रीक्वेंसी चालू करते हुए हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो इन सबको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। ये नॉन थर्मल हैं और धीरे धीरे ये थर्मल होनी चालू हो जाती हैं, और इंड्यूसेस लो करंट्स। स्टार्टिंग में लो करंट्स इसके अंदर हमें देना होता है, स्टैटिक फील्ड बनते हैं और हर्ट्स में चालू होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज किलो हर्ट्स की तरफ बढ़ती हैं, और धीरे धीरे हम इनको पावर इनको बढ़ाते हैं। तो नॉन थर्मल ये स्टार्टिंग में रहती हैं। रेडियो वेव्स का प्रोपेगेशन भी हमने देखा कि ग्राउंड प्रोपेगेशन शुरू में ये इस्तेमाल करती हैं, बाद में स्काई प्रोपेगेशन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे थर्मल हो जाती हैं तो लाइन ऑफ साइट हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सी हीटिंग यहाँ पे होने लगती है। और जैसे यहीं पे हम एग्जैक्टली यूज़ करते हैं कि अपना एम बैंड, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि रेडियो के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं।
या डिफरेंट तरह के रडार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको वाईफाई में भी हम इसी को यूएचएफ वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में ऑप्टिकल यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमारा बैंड है वो आ जाता है, और इसके अंदर लाइट वेव्स आ जाते हैं, विजिबल लाइट आ जाती है इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट तक। और इसका इस्तेमाल तो हम नॉर्मली अपनी लाइट के रूप में करते ही हैं, देखने के लिए डिफरेंट चीज़ों को इल्यूमिनेट करने के लिए हम इस विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक्सरे गामा रेज वगैरह आते हैं जो कि डीएनए वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो नॉर्मल यूज हम इनका नहीं करते, मेडिकल वगैरह में ही इसका इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखना चाहते हैं तो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज में 10 हर्ट्ज से लगा के 100 हर्ट्ज इस तरह से चलता है, 1 किलो हर्ट्ज तक, और 10 किलो हर्ट्ज तक आता है। और फिर एलएफ बैंड यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज बैंड यहाँ से आ जाता है। तो रेडियो स्पेक्ट्रम जो है वो इस रेंज में यहाँ पे चालू हो जाता है, 1 किलो हर्ट्ज से लगभग चालू हो जाएगा। और फिर मीडियम रेंज में यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज तक आता है। और फिर VHF HF और VHF यहाँ पे स्पेक्ट्रम आता है जो 100 मेगाहर्ट्ज तक जाएगा। और UHF और SHF आ जाते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज एंड सुपर हाई फ्रिक्वेंसीज। तो ये यहाँ तक स्काई प्रोपेगेशन जो हम वेव्स का हमने देखा, ग्राउंड से लगा के, ग्राउंड प्रोपेगेशन से लगा के, और स्काई प्रोपेगेशन यहाँ तक आ जाता है। EHF की जब हम बात करते हैं यानी कि गीगाहर्ट्ज की रेंज में जब आते हैं तो माइक्रोवेव यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लाइन ऑफ साइट पे काम करने लगती हैं। ऐसे ही जब हम इससे ज़्यादा हम इसको लेके जाएंगे, 100 गीगाहर्ट्ज को जब क्रॉस करेंगे तब ये बहुत वीक हो जाती हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, तो टेराहर्ट्ज की रेंज में चली जाती हैं। तो तब ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ही करा सकती है। विजिबल रेंज बीच में आ जाती है जो कि लाइट हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं। और फिर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज यहाँ पे आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करेंगे तब भी हम इन पर्टिकुलर रेज का इस्तेमाल करते हैं। हम नॉर्मली लेजर के द्वारा वहाँ पे अपने संदेशों को भेजते हैं। हमारा अर्थ जो है इसी के एटमॉस्फेयर का हम यहाँ पे इस्तेमाल एग्जैक्टली ट्रांसमिशन कराने के लिए कर रहे हैं। तो एक बार अर्थ के इसके एटमॉस्फेयर को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर से चालू होता है। जो नियरेस्ट पोर्शन है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर तक लगभग ये होता है। तो हम यही हमारे लिए मेन है। अप टू 12 किलोमीटर जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, इसके अंदर ही हमारी जो ज़्यादातर हमारी जितनी भी वर्क्स हैं वो इसी के अंदर सारे हो जाते हैं। हमारे वेजिटेशन जितनी है या हमारे जितने हमारे जो बर्ड्स वगैरह हैं जो वो सभी इसी में ही ऑपरेट करते हैं। नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो लो लाइंग एयरक्राफ्ट जो हमारे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो भी इसी पर्टिकुलर ट्रोपोस्फियर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये हमारा मेन स्फीयर है। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आता है जो 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड इनको बोलते हैं। हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा सा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। हमारी सरफेस जो अर्थ की सरफेस है उसके पास प्रेशर मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक कांस्टेंट रेट से वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो डेंसिटी होगी एयर की वो कम होगी, लेस होगी, वहाँ पे दबाव थोड़ा कम होगा। उसके बाद मीजोस्फीयर आता है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मीजोस्फीयर है। और उसके बाद में थर्मोस्फीयर आता है जो कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। थर्मोस्फीयर के बाद आयनोस्फीयर आता है जहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं उनके कारण यहाँ पे आयंस बने होते हैं, यानी कि प्लस माइनस का चार्ज इसके अंदर रहता है और ये 100 to 1000 किलोमीटर तक फैला रहता है। डिफरेंट लेयर इसके अंदर होती हैं जो कि DEF वगैरह लेयर कहलाती हैं।
और जितनी भी हमारी रेडियो वेव्स हैं जो स्काई प्रोपेगेशन करती हैं वो इस आयनोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर पाती। वो जैसे जैसे हम उसकी जो एनर्जी होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर वेव्स की, स्काई वेव्स की, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे वो उनसे उस लेयर से रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है, तो थोड़ा हाई लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। यानी कि अगर उनकी जो एनर्जी है वो कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो लोएस्ट जो लेयर है आइनोस्फीयर की वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। और अगर एनर्जी थोड़ी बढ़ाएं तो वो और लॉन्ग डिस्टेंसेस को फिर कवर कर सकती है, यानी कि वो हायर लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो इस तरह से रेडियो वेव्स काम करती हैं हमारी अर्थ सरफेस के अंदर। जो हमारे डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है इनको वो क्रॉस आइनोस्फीयर को नहीं कर पाती रेडियो वेव्स, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा एनर्जी उनकी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तब वो लाइन ऑफ साइट बन जाती हैं और वो फिर आइनोस्फीयर को भी क्रॉस कर जाती हैं, और फिर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये आइनोस्फीयर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो कुछ वेव्स तो ऐसी होती हैं जो कि धरती के ऊपर ही लेट के चलती हैं, तो इनको हम ग्राउंड वेव्स कहते हैं। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो कि अर्थ सरफेस से लगा के आइनोस्फीयर के बीच में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो इनको हम स्काई वेव्स कहते हैं। और कुछ वेव्स आती हैं जो लाइन ऑफ साइट चलती हैं, यानी कि हम यहाँ से और एग्जैक्टली टेरेस्ट्रियल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जो हम अर्थ सरफेस से और जो डिफरेंट तरह के सैटेलाइट ऊपर हैं उनके पास भेज सकते हैं, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वो वापस वहां से आ जाएंगे। तो वायरलेस मीडिया में इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वायरलेस मीडिया यहाँ पे हम देख लेते हैं। वायरलेस मीडिया डू नॉट यूज एन इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कंडक्टर का इस्तेमाल वायरलेस मीडिया नहीं करता। यानी कि किसका इस्तेमाल करता है? एटमॉस्फेयर का ही इस्तेमाल करता है। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ये इज एयर, जो उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एयर का, उसी का हम इस्तेमाल ट्रांसमिशन के अंदर कर लेते हैं। इन मोस्ट केसेस द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द फिजिकल पाथ ऑफ द डेटा। डेटा को हम इसी एटमॉस्फेयर से होके उसके अंदर से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वायरलेस मीडिया इज देयरफॉर यूजफुल व्हेन डिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन मेक्स बाउंडेड मीडिया डिफिकल्ट। अगर बहुत दूरी है और हम वायर वहां पे नहीं लगा सकते, तब हमें इस तरह का मीडिया इस्तेमाल करना आसान रहता है। तो जो मेन इसके टाइप्स हैं वो हमने अभी यहाँ पे एग्जैक्टली पढ़े हैं कि इसमें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, या फिर इंफ्रारेड हैं। और रेडियो वेव्स में भी लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव की तरह की होती हैं। लॉन्ग वेव जो है उनका प्रोपेगेशन ग्राउंड प्रोपेगेशन है, और शॉर्ट वेव का प्रोपेगेशन एयर प्रोपेगेशन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राउंड आइनोस्फीयर है ये ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड प्रोपेगेशन है। जब ग्राउंड पे वेव चलती हैं तो कुछ इस तरह से वो चलती है, ग्राउंड के ऊपर लेट के चलती हैं। ये एयर प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन है। और यहाँ पे जब वेव चलती हैं तो वो आइनोस्फीयर की तरफ जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, इसको हम स्काई प्रोपेगेशन कहते हैं। और तीसरी तरह का लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है। जबकि हम टेरेस्ट्रियल अगर यूज करें इसका, तो हम अर्थ के ऊपर ही दो हम डिफरेंट एंटीना खड़े कर लेते हैं हाइट के ऊपर, और एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको प्रोपेगेट करा सकते हैं। या फिर हम इसी का इस्तेमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आइनोस्फीयर को इजीली क्रॉस कर सकती है। तो आइनोस्फीयर को क्रॉस कराते हुए पहले हम इसको सैटेलाइट के पास भेजेंगे, और फिर वापस ये अर्थ के ऊपर वहां से आ सकती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के वायरलेस मीडिया का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।